1978 साल जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान की क्रांति और अफगानिस्तान में जंग की आग पर टिकी हुई थी। लेकिन दो देश थे जो चुपके से एक ऐसी दौड़ में लगे थे जिसका नतीजा दक्षिण एशिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता था। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की आखिरी सांसों में था और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पास उसे रोकने का सिर्फ एक मौका था। लेकिन उस मौके को एक फोन कॉल ने तबाह कर दिया। एक ऐसा फोन जिसने पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया, और एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। सोचिए, 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया था। पूरी दुनिया हैरान थी, अमेरिका गुस्से में था, लेकिन सबसे ज्यादा डरा था पाकिस्तान। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसी दिन कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बना लेंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे वैज्ञानिकों को विदेशों से वापस बुलाया गया, लीबिया से, फ्रांस से, यूरोप से। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और उधर रॉ के संस्थापक आर.एन. काओ चुपचाप सब देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन गया तो दक्षिण एशिया का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक मिशन शुरू कर दिया। कोड नेम था ऑपरेशन स्मैशिंग स्टार। लेकिन इस मिशन की शुरुआत हुई एक और भी गुप्त ऑपरेशन से, जिसका नाम था ऑपरेशन निगरानी। रॉ के एजेंट्स पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद में घुस चुके थे। उनका काम था पाकिस्तान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों पर पूरी नजर रखना। हर हरकत रिकॉर्ड करनी थी, हर मुलाकात नोट करनी थी, हर चाय की प्याली को ट्रेस करना था। एक रॉ एजेंट ने खुद को सैलून में बार्बर के रूप में रखा। वो वैज्ञानिक हर हफ्ते उसी सैलून में आता था, बाल कटवाता था और बातें करता था। उस एजेंट ने उस वैज्ञानिक की हर बात टीप कर ली। उसके मुंह से निकली हर छोटी बड़ी जानकारी उसी रात दिल्ली पहुंच जाती थी। दूसरे वैज्ञानिक की निगरानी के लिए रॉ ने उसके घर के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल दी। दुकानदार कोई और नहीं बल्कि रॉ का ही अनुभवी एजेंट था। वो दिन रात वहां बैठता, हर आने जाने वाले को नोट करता। कब वैज्ञानिक घर आया, कब गया, किससे मिला, कितनी देर तक रोशनी जली। यहां तक कि उसके घर आने वाले हर मेहमान की तस्वीरें चुपके से ली जाती थी। तीसरे वैज्ञानिक के घर में तो रॉ ने एक नौकरानी बिठा दी थी। वो नौकरानी उसकी ऑफिस की कागजात तक दिखलाती थी। कौन से दस्तावेज उसकी बैग में हैं, कौन सी फाइलें वो रात में पढ़ रहा है, कौन सी फोन नंबर उसने डायल की, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब रॉ के एक एजेंट ने खुद को उसी रिसर्च लैब में चपरासी बनाकर रख लिया जहां पाकिस्तान का परमाणु काम हो रहा था। हाँ, वो एजेंट वहां झाड़ू लगाता था, चाय बनाता था और उसी दौरान लैब के अंदर होने वाली हर गतिविधि को नोट करता था। उसने बता दिया कि कौन सा रिएक्टर कब चल रहा है, कितनी सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि परीक्षण के लिए कौन सी जगह चुनी गई है। चागाई की पहाड़ियां, बलूचिस्तान का वो दूर दराज का इलाका जहां कोई नजर नहीं पहुंचता था। रॉ को पता चल गया था कि वहां सुरंगें बन रही हैं, परमाणु सामग्री ले जाई जा रही है, और तारीख तकरीबन तय हो चुकी थी 1978 के अंत तक। ये सब जानकारी रॉ के पास आ रही थी, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी शक पैदा किए। और यहीं से शुरू हुआ असली प्लान, ऑपरेशन स्मैशिंग स्टार। रॉ ने तय किया कि वो उन सुरंगों को अंदर से ध्वस्त कर देंगे। ऐसे उड़ाएंगे कि पूरा पर्वत ढह जाए, परीक्षण कभी न हो पाए और कोई सबूत न बचे। लेकिन ये मिशन अकेले संभव नहीं था, इसलिए रॉ ने एक और बड़ी ताकत को साथ लिया, इजराइल। जी हां, उस वक्त भारत और इजराइल के बीच खुले रिश्ते नहीं थे, लेकिन रॉ और मोसाद के बीच गहरे गुप्त संपर्क चल रहे थे, क्योंकि इजराइल भी पाकिस्तान के परमाणु बम से उतना ही खतरा महसूस कर रहा था जितना भारत। मोसाद ने रॉ को सैटेलाइट तस्वीरें दी, खुफिया रिपोर्ट्स दी, और यहां तक कि उन सुरंगों का त्रिआयामी नक्शा भी दे दिया। बदले में रॉ ने इजराइल को बता दिया कि पाकिस्तान का परीक्षण कब और कहां होने वाला है। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर एक ही लक्ष्य पर काम कर रही थीं, चागाई की पहाड़ियों को हमेशा के लिए खत्म करना। अब रॉ के एजेंट्स बलूचिस्तान में घुस चुके थे। उन्होंने स्थानीय बलूच नेताओं से संपर्क किया, उन्हें पैसे दिए, हथियार दिए। बदले में उन्होंने रॉ को वो रास्ते दिखाए जो किसी नक्शे पर नहीं थे, पहाड़ी रास्ते, खाली इलाके, वो गुप्त मार्ग जहां से परमाणु सामग्री ले जाई जा रही थी। रॉ के एक एजेंट ने खुद को भूवैज्ञानिक बनाकर उस इलाके में कई महीने बिताए। उसने पत्थरों के नमूने लेने के बहाने उन सुरंगों का सटीक नक्शा बना लिया। कहां एंट्री है, कहां एग्जिट है, कहां परमाणु डिवाइस रखी जाएगी, कहां विस्फोटक लगाने हैं, सब कुछ। दूसरा एजेंट एक ट्रक ड्राइवर बनकर वहां परमाणु सामग्री ले जाने वाले वाहनों के रूट ट्रैक कर रहा था। हर ट्रिप, हर टाइमिंग, हर सिक्योरिटी चेक पॉइंट उसने नोट कर लिया था।
तीसरा एजेंट तो खुद एक छोटे से गांव में इमाम बनकर बैठ गया था। वहां की हर गतिविधि उस तक पहुंच रही थी। लोग उसके पास आते, बातें करते और अनजाने में ही राज खोल देते। और ये सब हो रहा था बिना पाकिस्तानी सेना या आईएसआई को भनक लगी। धीरे धीरे ऑपरेशन ने अंतिम रूप लेना शुरू कर दिया। रॉ के बेस्ट कमांडो तैयार थे। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। पहाड़ों पर चढ़ना, सुरंगों में बिना रोशनी के चलना, साइलेंट हथियारों का इस्तेमाल, सब कुछ। विस्फोटक तैयार थे। डेट तय हो चुकी थी, 18 अगस्त 1978 की रात। उस रात रॉ के एजेंट्स को सुरंगों में घुसना था, विस्फोटक लगाने थे और सुबह होते होते वो पूरी पहाड़ी ढह जानी थी। पाकिस्तान का परमाणु सपना हमेशा के लिए दफन हो जाना था। रॉ के प्रमुख RN काओ ने खुद उस रात के लिए सब कुछ प्लान किया था। हर एजेंट को उसकी जगह तैनात कर दिया गया था। हर हथियार चेक कर लिया गया था। हर रास्ता साफ कर लिया गया था। बस इंतजार था और तारीख करीब आ रही थी। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। उस मोड़ का नाम है मोरारजी देसाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री। वो शख्स जिसने रॉ के पूरे ऑपरेशन को सिर्फ एक फोन कॉल पर खत्म कर दिया। उस फोन कॉल का सिलसिला शुरू हुआ कुछ दिन पहले। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक ने सीधे मोरारजी देसाई को फोन किया। उस फोन कॉल में जिया बेहद मीठी बातें कर रहा था। उसने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम सीमा पर शांति चाहते हैं। हम आतंकवाद का समर्थन बंद करेंगे। हम व्यापार खोलेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। बस एक शर्त, अपना कोई भी सैन्य ऑपरेशन मत करो। मोरारजी देसाई को यकीन आ गया। उन्हें लगा कि शायद सच में पाकिस्तान बदल रहा है। शायद जिया को असली शांति चाहिए। उन्हें लगा कि उनके शांति प्रिय दृष्टिकोण ने आखिरकार काम कर दिखाया। जब ये बात रॉ के प्रमुख RN काओ तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। वो तुरंत प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, सर, ये धोखा है। जिया आपको झांसा दे रहा है। हमारे पास ठोस इंटेल है कि परीक्षण तय है। हम जानते हैं कि परीक्षण कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा। हमारे एजेंट्स वहां हैं, वो खतरे में हैं। हमने महीनों मेहनत की है। अगर हमने आज मौका गंवाया तो पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन जाएगा, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। काओ ने उन्हें वो तस्वीरें दिखाईं जो रॉ के एजेंट्स ने चुपके से ली थीं। वो नक्शे दिखाए, वो खुफिया रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सर, इजराइल का मोसाद हमारे साथ है। उनकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। उनके एजेंट्स भी वहां तैनात हैं। अगर अब हम पीछे हटे तो वो हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन मोरारजी देसाई नहीं माने। वो गांधीवादी नेता थे। उनका मानना था कि हर समस्या बातचीत से हल हो सकती है। उन्हें परमाणु बमों से नफरत थी। उन्होंने कहा कि अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है और उन्हें पूरा भरोसा था कि जिया सच कह रहा है। काओ ने उनसे विनती की। उन्होंने कहा, सर, ये वो मौका है जो सालों में एक बार आता है। अगर हमने ये मौका गंवाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन मोरारजी देसाई ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिया से बात की है, उन्होंने वादा किया है और मैं उन पर भरोसा करता हूं। ऑपरेशन रोको। एक शाम प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश आया, ऑपरेशन स्मैशिंग स्टार तुरंत रोका जाए, सभी एजेंट्स वापस बुलाए जाए। काओ उस आदेश को पढ़कर चुप रह गए। उन्होंने अपने हाथों से उस कागज को पकड़ रखा था। वो जानते थे कि ये एक ऐतिहासिक भूल हो रही है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसी रात अपने एजेंट्स को वापस बुलाने का संदेश भेजा। उन एजेंट्स को जो सीमा पार खतरे में थे, जो महीनों से अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहे थे, जिनके पास मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे थे, वो सब वापस आ गए। विस्फोटक पीछे छूट गए, सुरंगें बच गईं, परीक्षण स्थल बच गया, पाकिस्तान का परमाणु सपना बच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ? क्या जिया ने अपनी बात रखी? क्या सीमा पर शांति आई? क्या आतंकवाद बंद हुआ? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर गोलीबारी तेज कर दी। आतंकी हमले बढ़ गए। जिया ने अपने रेडियो पर भाषण दिया कि भारत उन्हें धमका रहा है और पाकिस्तान को परमाणु बम बनाना ही एकमात्र रास्ता है, और परमाणु कार्यक्रम को दोगुनी रफ्तार दे दी गई। मोरारजी देसाई को धोखा हुआ था, उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि शायद मुझे काओ की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1979 में रॉ को फिर से सूचना मिली कि पाकिस्तान परीक्षण के बेहद करीब है। फिर से मोसाद ने मदद की। फिर से रॉ ने एजेंट्स भेजे।
लेकिन इस बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सतर्क हो चुकी थी। उन्होंने रॉ के कई एजेंट्स को पकड़ लिया, कुछ को मार डाला गया, कुछ आज तक गायब हैं। उनके परिवारों को कभी पता नहीं चला कि उनके बेटे कहां गायब हो गए। ऑपरेशन असफल रहा और फिर 1980 के दशक में पाकिस्तान ने चुपके से परमाणु बम बना लिया। 1998 में उसने सारी दुनिया के सामने परीक्षण कर दिखाया, ठीक उन्हीं चागाई की पहाड़ियों में जहां 1978 में रॉ की एजेंट्स ने विस्फोटक लगाने थे, जहां से उन्हें वापस बुला लिया गया था। आज पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है और उसकी नींव रखी गई उस एक फोन कॉल ने, उस एक राजनीतिक भूल ने। मोरारजी देसाई की नजर में वो शांति का मौका था, लेकिन इतिहास ने उसे सबसे बड़ी चूक का नाम दिया। उस दिन अगर रॉ को काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं होता। आज दक्षिण एशिया में तनाव की जो लकीर खिंची हुई है वो बहुत पतली होती। आज जो हम सीमा पार से आतंकवाद झेल रहे हैं उसकी तीव्रता कहीं कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब भी कोई पाकिस्तानी परमाणु मिसाइल की बात करता है तो उसकी छाया में वो सुरंगें भी होती हैं, वो रात भी होती है, वो आदेश भी होता है और वो शख्स भी होता है जिसने एक फोन पर भरोसा करके पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जिनका कोई रिवाइया बटन नहीं होता। 18 अगस्त 1978 उनमें से एक था। उस रात अगर ऑपरेशन स्मैशिंग स्टार पूरा हो गया होता तो आज दक्षिण एशिया की तस्वीर कुछ और होती। क्या आपको लगता है कि मोरारजी देसाई को वो फोन कॉल करके जिया ने सिर्फ झांसा दिया था, या फिर भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने कोई और बड़ा रहस्य छुपा रखा है जो आज तक सामने नहीं आया? क्या उस वक्त अमेरिका या अन्य देशों का भी कोई दबाव था जिसके चलते ये फैसला लिया गया? ये सवाल आज भी उन्हीं पहाड़ियों की तरह खामोश है, लेकिन उनकी गूंज हर उस भारतीय के दिल में सुनाई देती है जो जानता है कि कैसी एक फोन कॉल ने 2 देशों का भविष्य बदल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बिना बोले कर दीजिए।